हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिसको डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पहले कर लिया था, जिसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी बोला जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि गैमेट्स कैसे बनने हैं, हमें पता है कि किस तरह से हमने पेरेंट्स सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ हमें पता है, हमने पहले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। तो अब आज देखते हैं आगे कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में क्या होता है, ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर। अभी तक देखो, जब हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन किया था तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक कैरेक्टर लिया था वहां पर, जैसे हाइट लिया था या कोई और भी लिया, तो सिर्फ और सिर्फ हम बात वहां सिर्फ एक कैरेक्टर की कर रहे थे। बट अब हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर हम एक साथ लेने वाले हैं, दो कैरेक्टर्स को हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स के, हमें कौन से कैरेक्टर्स हम लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमने लेना है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर सीड शेप और सीड कलर। कौन से लेने वाले हैं? सीड शेप एंड सीड कलर हम यहां पर लेने वाले हैं। दो हमने क्या लिए? कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, अब जो हमारा सीड कल शेप है वो कैसा कैसा हो सकता है? राउंड, जो कैसा होगा? डोमिनेंट ट्रेट होगा। क्यों डोमिनेंट है ये हमें पता है। ठीक है, और कैसा हो सकता है? रिसेसिव कैसा होगा? रिंकल्ड। दो ट्रेट्स हो गए यहां पर हमारे। अब जो हमारा सीड कलर है, इसके भी तो दो होंगे। कौन से होंगे इसके? येलो एंड ग्रीन। दो ही यहां पर ट्रेट होंगे। अब येलो क्या है इसमें? येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन कैसा हो जाएगा? हमारा रिसेसिव वाला ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया, हमने कैरेक्टर ले लिए। ठीक है, तो अब कैसे डिनोट करते हैं इसको हम? राउंड को कैसे लिखते हैं हम? कैपिटल आर से लिखते हैं ना। राउंड कैसा होता है? कैपिटल आर होता है। एंड रिंकल्ड कैसा होगा? स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू? रिंकल्ड भी स्मॉल आर होगा। क्यों होगा? ये हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए भी कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने इसके बनाने हैं आगे जाकर गैमेट्स। ठीक है, अब हमारे पास पेरेंट्स आ गए, कैरेक्टर्स आ गए। कैरेक्टर के बाद अब पेरेंट्स कौन से? यही पेरेंट्स होंगे ना हमारे पास, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, यही अब हमारे पास पेरेंट्स आ गए। ठीक है, सो अब हम करने वाले हैं इनके बीच में क्रॉस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको दूसरी स्लाइड चेंज कर लेता, इरेज कर लेता हूं। ठीक है, ये देख लिया। चलो पॉज करके देख लेना, इसको हमने इरेज कर लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएंगे? सबसे पहले अब हमें कर देखने पेरेंट्स, पी लिख रहा हूं, दैट मीन्स पेरेंट्स। ठीक है, अब पेरेंट्स कौन से हैं हमारे पास? राउंड येलो एंड देखो राउंड वाई लिख रहा हूं, सिर्फ राउंड येलो कैपिटल वाई। ठीक है, और हमारे पास कैसा है? दूसरा पेरेंट क्या है हमारे पास? रिंकल्ड, स्मॉल जी लिख रहा हूं, ग्रीन, बट है कैसा? ही है स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है? समझने के लिए लिखा है सिर्फ स्मॉल जी, तो उससे कंफ्यूज मत करना इसको। तो ये हमारे पास दो पेरेंट्स है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अब इनके हमें बनाने हैं आगे जाकर गैमेट्स। क्यों है ये? क्योंकि राउंड रिंकल्ड इकट्ठा क्यों नहीं लिया हमने, या फिर राउंड येलो ही क्यों लिया? तो ये हम पहले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं। प्योर लाइन गैमेट्स थे, जो भी था सब कुछ हो पता है आप लोगों को। ठीक है,
सो इसके किस तरह से अब आगे हमें नेक्स्ट क्या बनाने हैं, नेक्स्ट अब हमें बनाने हैं गैमेट्स। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं इसके गैमेट्स। कैसे बनेंगे? राउंड येलो, इस तरह से ही बनेंगे ना। यहां पर क्या बनेगा? रिंकल्ड ग्रीन। यही हमारे पास क्या होंगे? गैमेट्स बनेंगे इसी तरह से। और ये हम पिछले, देखो इसको देख लो एक बार, ये हमें पता है कि किस तरह से हम इसके गैमेट बनाने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसके बीच करेंगे क्रॉस। अब हमने कर दिया इसके बीच क्रॉस, तो मुझे बताएंगे आप क्रॉस करके क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए यहां पर। देखो इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा। एनी डाउट? यही बनना चाहिए ना। सो अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, बताइए मुझे। इसका फिनोटाइप क्या है? इसका कैसा दिख रहा है? फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि कोई चीज एक्सटर्नली कैसे अपीयर कर रही है। देखो ये है आर, आर डोमिनेट है यहाँ, यहाँ क्या है? वाई डोमिनेट है। तो आर किसका है? राउंड। कैसा हो जाएगा? राउंड। वाई मतलब, वाई क्या है? कैपिटल वाई येलो। तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? राउंड येलो। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप क्या होगा वो आप कमेंट करके बताओगे मुझे। कैसे निकालते हैं, क्या होता है जीनोटाइप, वो हम सब कुछ कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स में। ठीक है, क्लियर है? देख लिया यहां तक। अब अभी तक हमने क्या देखा? ये वाली जो हमारे पास जनरेशन आई, इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? कौन सी जनरेशन है ये हमारे पास है F1 जनरेशन। ये हमारे पास कौन सी जनरेशन आई? ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। अब क्या बोला था मेंडल ने? अब मेंडल ने बोला था कि अब सेल्फिंग करनी। क्या करनी है अब? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम करने वाले हैं अब सेल्फिंग। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। सो कर लिया नोट डाउन आप सभी ने? अब हम करने वाले हैं, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हम सेल्फिंग करेंगे इसकी। अब करने वाले हम सेल्फिंग। क्या आया था हमारे पास? F1 जनरेशन क्या थी हमारे पास? F1 जनरेशन क्या थी हमारे पास? कैपिटल आर, क्या था? स्मॉल वाई, ऐसा था कुछ? बताओ जरा क्या था? बताओ बताओ, कमेंट करो। क्या ये पॉसिबल है? जिसको ये पॉसिबल लगता है वो कहीं जाकर अपना सिर दीवार में मारे। ठीक है, F1 जनरेशन थी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास क्या आ गई थी? F1 जनरेशन। क्या थी हमारे पास? ये F1 जनरेशन। अब करनी है हम इसमें सेल्फिंग। अब क्या करने वाले? हम सेल्फिंग करने वाले। तो सेल्फिंग कैसे करते हैं? इसी के साथ क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब मैं दोनों सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मैं इसी के गैमेट्स बना रहा हूँ, भी इसके आप खुद बनाओ। ठीक है, क्या बनेंगे? ये आर इसके साथ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या हो सकता है? ये आर इसके साथ भी तो जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा एक, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा एक। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम गैमेट्स बनेंगे, सेम गैमेट्स बनेंगे ना। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। डू लिख दिया, सेम बनेंगे इसी की तरह। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये दोनों जो पेरेंट है यहाँ पर, ये दोनों सेम है, हम सेल्फिंग कर रहे हैं, तो सेम गैमेट्स ही यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बीच क्रॉस करना है हमें। क्या करना है? क्रॉस करना है इसके बीच। ठीक है, अब क्रॉस करने के लिए इसको इरेज करके टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्रॉस करना है हमने इसके बीच।
दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्या थे हमारे पास गैमेट, पहले गैमेट लिख लो यहाँ ऊपर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और क्या था, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यही 4 गैमेट्स थे ना हमारे पास, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम एक टेबल। एक सेकंड दे दो मुझे, यहां पर बना होगा टेबल। अब हमने क्या करना है, इसके बीच क्रॉस करवाना है इसको, ठीक है। तो क्रॉस कराने के लिए हम नॉर्मल लाइनें मार मार के, तीर मार मार के भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसके लिए क्या है, यूनिट थे हमारे, ठीक है, रेजिनाल्ड सी यूनिट, हमने पढ़ा उनके बारे में पहले भी। तो उन्होंने क्या है, हमें एक स्क्वायर दिया था, पिनट स्क्वायर, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है, हम एक तरफ पेरेंट्स इधर लिखेंगे, एक तरफ इधर लिखेंगे, और फिर उनका क्रॉस करवाएंगे। और ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो लिखते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई हमारा, ठीक है। इधर भी सेम आएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, क्लियर। सो अब हम क्या करने वाले, पेन ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। अब हम इनका बीच क्रॉस करने वाले, मैं यहाँ पर एक फर्स्ट लाइन बनाऊंगा, बाकी की जो रिमेनिंग कॉलम्स है वो आप खुद बनाओगे, ठीक है। बहुत आसान है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, और मैं अभी भी बता रहा हूँ एक लाइन बना के। देखो, एक यहाँ से आ गया आर, एक यहाँ से आ गया आर, ठीक है, एक वाई यहाँ से आ गया, एक वाई यहाँ से आ गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम में कैसे बनेगा, ये आर, ये आर, इन दोनों में से कोई भी वाई लिख सकते हो पहले आप, ठीक है, बट डोमिनेंट वाला लिखेंगे, कोई भी नहीं लिख सकते, हमें पता है डोमिनेंट वाला ही आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, बन गए। अब इसी तरह से आप ये जो बाकी के रिमेनिंग कॉलम्स है इसको भी बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। ये आप सभी के लिए अब होमवर्क है, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं, और एक बात सुन लो, आपको कैसे पता लगेगा सही गलत का, तो मैं उसके लिए आपको इसकी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो बता के जा रहा हूं, ठीक है। सो देखो, इसकी फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, इसको हमने इरेज कर लिया, ओके। So let's see what are the phenotypic and genotypic ratios। देखो, फिनोटिपिक रेशियो किसकी है, डायहाइब्रिड क्रॉस की। फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, 9:3:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। क्या है, 9:3:3:1, क्लियर होगा। ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो थी, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो किसकी, डायहाइब्रिड क्रॉस की, थोड़ी सी ज्यादा लेंदी सी है, लंबी सी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ये, 1:2, 2:1, 1:2, 2:4, 4:2, 2:1, 1:2, 2:1। इसको नॉर्मली 1:1, 2:4, 1:1 के रूप में भी हम याद रखते हैं। सो ये क्या थी हमारे पास, जीनोटिपिक रेशियो, एंड ये हमारे पास क्या था, फिनोटिपिक रेशियो। ये दोनों आप इसके याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था अभी तक हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने क्या किए थे, 2 लॉ दिए थे। कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड एक हमारे पास था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब जो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसके बेसिस पर भी मेंडल ने एक लॉ दिया था, जिसको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब उसको देख लेते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दो पेयर्स, ध्यान रखना हमने 2 पेयर्स ही देखे अभी डायहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड
segregation of one pair of character is independent of the other pair of character during gamete formation। मतलब दो ट्रेट लिए हमने, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए हमने एक हाइब्रिड के अंदर। जब उनकी सेग्रीगेशन होगी तो वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग अपने आप में सेग्रीगेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। तो यही क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हाँ, अब इसको और ज्यादा डीपली और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम आगे करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उससे हमको ये और ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए देखो, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी ये सबसे पहली बात, गिवन बाय सूटॉन एंड बोबरी। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम सूटॉन था, एक बोबरी, ठीक है। उन दोनों ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कब दी थी ये, 1909 में। ध्यान रखने वाली बात है, क्या क्या ध्यान रखोगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सूटॉन बोबरी ने दी थी। कब दी थी, 1902 में दी थी, ठीक है। अब हर चीज होती है वो किसी न किसी बेस पे तैयार की जाती है ना, तो इसका क्या बेस था, इसका भी कुछ बेस था, ठीक है। क्या था, गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स वर्क एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल डिवीजन। उन्होंने क्या किया, सेल डिवीजन की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, एक दूसरा जो मेंडल जी ने काम किया था, मेंडल का वर्क था, उसके बेसिस पर उन्होंने एक थ्योरी दी, सूटॉन एंड बोबरी ने, जिस थ्योरी को बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ गए, क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है भी आगे जो समझने में, उसको समझने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी का। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है वो, बट बहुत इजी है, ठीक है। उसको समझते हैं, मियोसिस का डायग्राम है, फिर क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ आगे इजीली आपको। देखिए ये डायग्राम है, क्लियर है, विजिबल है। देखो हमें पता है जब भी सेल डिवीजन होती है तो वहां कुछ फेज होते हैं, G1 फेज, G2 फेज, और एक कौन सा होता है, S फेज होता है, ठीक है। अब G1 G2 के बीच में होता है जो फेज, उसको बोलते हैं हम S फेज। कौन सा फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, पेन ले लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और ये कौन सा फेज है, पहला, वाइट वाइट, ये हमारे पास पहला कौन सा है, G1 फेज, ठीक है। G1 फेज में क्या ध्यान रखोगे आप, जो क्रोमोसोम है वो कैसे प्रेजेंट है, सिंगल थ्रेड में प्रेजेंट है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, सिंगल है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो कैसा होगा, सिंगल थ्रेड, ये लिखा है, ठीक है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो G2 फेज है हमारे पास, G2 फेज के अंदर तो G2 फेज के अंदर तो हमें डबल दिख रहा है, डबलेट की फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर तो सिंगल था, देखो सिंगल था ना, यहाँ पर सिंगल सिंगल क्रोमोसोम थे, बट यहाँ तो हमें दो दो दिख रहे हैं, डबलेट दिख रहा है। तो क्या हुआ, मैंने बोला था अभी आपको, जो G1 फेज है और G2 फेज है, इसके बीच में एक और फेज होता है जिसको S फेज बोलते हैं, जिसको सिंथेसिस या S फेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब G1 फेज के बाद कहाँ जाएगा क्रोमोसोम, S फेज में जाएगा, और S फेज में क्या होगा, वो सिंगल से डबल, जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वहां पर सिंथेसिस होगी, और वो कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कैसा है, डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, दो 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 की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब G2 फेज के बाद कहां जाएगा, मियोसिस 1 फेज में, मियोसिस 1 ऑफ एना फेज में एंटर कर जाएगा हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, जो सेंट्रोमियर्स है, ये जो सेंट्रोमियर्स है, ये कैसे है, अटैच्ड है, ये कैसे है, सेग्रीगेट नहीं हुए, एक दूसरे से दूर नहीं गए, ठीक है। मतलब सेंट्रोमियर्स के साथ यहाँ पर क्या है, अटैच्ड है हमारे क्रोमोसोम, जो मियोसिस 1 है एनाफेज की। अब जब बात हम मियोसिस 2 की करते हैं एनाफेज के अंदर, तो वहां पर क्या है, सेंट्रोमियर से दूर जा चुके हैं क्रोमोसोम। देखो सेंट्रोमियर नहीं है ना इधर, सेंट्रोमियर से दूर, यहाँ देखो बिल्कुल सेंट्रोमियर के साथ है, बट यहाँ क्या हो गए, सेपरेट हो गए सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट में हमारी जर्म सेल्स बन गई, देखो जर्म सेल्स बन गई, उसमें भी क्या है, सेंट्रोमियर नहीं है, अलग अलग जर्म सेल्स बन गए, देखो, और यहां पर हमारी क्या है, जर्म सेल्स बन गई, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक और बात है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, 46,
ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ अगर 46 क्रोमोसोम है वो एंटर करेंगे सेल डिवीजन के अंदर, तो जर्म सेल्स कितनी रह जाएंगी आगे? 23। एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास एक डायग्राम। अब हम आगे करते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को, और डिटेल में जो हम कर रहे थे, ठीक है। देखिए, हमने देख लिया था क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस हमने स्टार्ट किया था कि किसने दी थी, वो दी थी सूटोन एंड बोवरी ने। कब दी थी उन्होंने? 1902 में दी थी। और किस बेसिस पे दी थी उन्होंने? मेंडल के वर्क, और उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्रोमोसोम की क्या की थी, स्टडी की थी, और उसके बेसिस पर उन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। अब होता क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है क्या आखिर? देखो, it states that chromosomes are vehicles of hereditary information। बिल्कुल क्लियर है लाइन। क्रोमोसोम्स क्या है? व्हीकल है किसका? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी कैरेक्टर या जो भी इंफॉर्मेशन मैसेज इनहेरिट होना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसके लिए जो पाथ होगा, जो व्हीकल होगा, वो कौन है हमारे पास? क्रोमोसोम है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। दूसरा, पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन्स। अब जो जीन और क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे? देखो समझो, बोथ अकर इन पेयर। कौन बोथ? क्रोमोसोम और जीन दोनों की बात हो रही है, ध्यान से समझने इस लाइन को। बोथ अकर इन पेयर, पेयर में प्रेजेंट होंगे दोनों। दूसरा, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दोनों के दोनों कब सेग्रीगेट करेंगे? जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है। सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। दो है, एक पेयर के अंदर दो होंगे ना, उनमें से एक ही क्या जाएगा? गैमेट फॉर्मेशन के लिए जाएगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गए ये लाइन। अब नेक्स्ट, behavior of chromosome during meiosis was similar to the behavior of genes factors बाय मेंडल। क्या बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है मियोसिस के अंदर वो कैसा है? बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा मेंडल ने बताया था जीन के बारे में। जीन तो नहीं बोला था मेंडल ने, जीन तो बाद में नाम दिया था। किसने नाम दिया था जीन? वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। सो ये कहना चाह रहा है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है मियोसिस के दौरान वो कैसा होता है? बिल्कुल वैसा होता है जैसे मेंडल ने बताया था कि जीन बिहेव करता है, ठीक है, या फैक्टर बिहेव करता है, जो मेंडल ने बोला था, ठीक है। Next, chromosomes segregate during an anaphase 1 of meiosis. Explain the Mendel's law of segregation। जब क्रोमोसोम एनाफेज 1 के अंदर सेग्रीगेट करता है तो वो क्या एक्सप्लेन करता है, किस तरह सेग्रीगेट करता है? वो बिल्कुल वैसे सेग्रीगेट करता है जैसे मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था, और वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि ब्लेंडिंग नहीं होती, सब कुछ हम वो देख चुके हैं, ठीक है। थर्ड, ओहो यहाँ ये गड़बड़, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड दो मुझे, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम जो एनाफेज 2 मियोसिस में है वो कैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आना था होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली। जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है, होमोलोगस क्या होता है अब ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, मैं करवा चुका हूँ पहले सब कुछ, फर्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ बता चुका हूँ, जो बेसिक ऑफ जेनेटिक्स करके एक लेक्चर है। देखो, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है वो कैसे सेपरेट करता है? इंडिपेंडेंटली सेपरेट करता है। और ये कौन सा लॉ है मेंडल का जो बताता है कि क्रोमोसोम के अंदर इंडिपेंडेंट सेपरेशन होती है? अभी हमने देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ की तरह कौन सा बिहेव करता है जब क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था कुछ इसके बारे में। अब एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेकर एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है वो, बट उतना कंफ्यूजिंग है नहीं, इजी है, उसको समझते हैं। देखो, देखिए ये डायग्राम है, क्लियर है ना, विजिबल है ये। देखो, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, पॉसिबिलिटी वन, पॉसिबिलिटी टू। देखो, सपोज दैट हम पहली वाली पॉसिबिलिटी की ओर ध्यान देते हैं कि ये क्या बोलती है। देखो, यहाँ पर क्रोमोसोम दिए हुए है हमारे पास। देखो, हम एक ये वाला जो ऑरेंज क्रोमोसोम है इसको हम रेड आर से डिनोट करते हैं, एंड कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, एंड जो ये ग्रीन वाला है इसको कैपिटल वाई से, एंड जो येलो है उसको स्मॉल आर से, एंड जो रेड है उसको हमने स्मॉल वाई से डिनोट कर दिया। देखो,
अब क्या होगा अगर नॉर्मल हम लेके चल रहे हैं इसको नॉर्मल कंडीशन, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा, कैपिटल आर यहाँ भी गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ गया, और आगे जाकर इसने क्या कर दिया, यहाँ सेपरेशन हुई। देखो यहाँ पर सेंट्रोमियर है, मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन हुई यहाँ पर सेपरेशन होने के बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ गया और जर्म सेल्स की फॉर्मेशन कर दी। यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आया और सेपरेशन हो गई, ठीक है, नॉर्मल। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली जाएंगे, इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, सेपरेट होंगे। देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया, देखो यहाँ पर दूसरे केस में दिखाया हुआ अभी ये रेड वाला क्या लिया था हमने, स्मॉल वाई था ना, एंड ग्रीन वाला कैपिटल वाई था। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गया, सेम आगे जाकर यहाँ पर सेपरेशन हुई, ये जो सेंट्रोमियर्स देखो चले गए, सेपरेट हुआ यहाँ पर, और फाइनली आगे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ गया, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई। यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल, और ये इजी सा डायग्राम जो दिया हुआ था एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो ये था जो थ्योरी दी किसने, सुटॉन एंड बोवरी ने, बट वो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ थियरी दी किसने, सुटॉन एंड बोवरी ने, वो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, उसके लिए दूसरे साइंटिस्ट आए, नेम्ड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय टीएच मॉर्गन। जो थियरी थी हमारी, जो सॉरी मैं नाम भूल गया, वेट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो अभी हम पढ़ रहे थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सुटॉन एंड बोवरी ने दी थी, और उसको एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव नहीं कर पाए थे। उसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ किसने दिया, टीएच मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किस पे काम किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई होती है एक, उस पर इन्होंने काम किया, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। किसने काम किया, टीएच मॉर्गन ने काम किया, किस पर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। अब उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया और क्या प्रूफ किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ किया, ठीक है। तो उन सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रोसोफिला को ही क्यों टीएच मॉर्गन ने चूज किया, वाई। देखो स्मॉल साइज होता है, सबसे बड़ी बात, इजी टू ग्रो, लैब में बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पैन, छोटा लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स का, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया, एडवांटेज होगी। सेकंड, सिंगल मेटिंग गिव्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेनी, एक बार मेट करवाओगे तो क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेनी वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट था। दूसरा, मेनी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, बहुत सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, जिसको देखने के लिए आपको कोई बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं, आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हो। तो मतलब ये भी एक एडवांटेज है कि बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इसको देख स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, ग्रोन ऑन सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो हो जाती है आराम से, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जो एक्सटर्नली फीमेल है और जो मेल है वो क्या है, दोनों डिफरेंट है, दोनों कैसे अलग अलग दिखते हैं, क्लियर है। तो ये था हमारा मेलानोगास्टर के ऊपर, इसका मैं डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको। देखो ये है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये हमारा मेल है, जो हाइट में, जो साइज, सॉरी हाइट नहीं, जो साइज में थोड़ा छोटा होता है, एंड जो फीमेल है वो साइज में थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया उसके लिए हमें करनी पड़ेगी लिंकेज। अभी हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें ये हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल वाले लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, ठीक है।